हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। ठीक है, और हम लोग किडनी का जो था वो कंप्लीट कर चुके हैं एमएसएन में। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक। जो आज का न्यू टॉपिक क्या है? बर्न। तो हम लोग बर्न को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बर्न यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और अदर एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते ही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बर्न को। आप लोग किडनी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं बर्न। तो बर्न क्या होता है? सभी लोगों को पता है क्या होता है बर्न। जलना, जल जाना स्किन का। सो बर्न बोलते हैं किस चीज़ से जला है, किस चीज़ से नहीं जला है, उस जलन में क्या हानि हुआ है, कितने लेयर तक जला है हमारा स्किन। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, उसको कैसे ट्रीट करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ बर्न, जिसमें हम लोग देखेंगे कितने डिग्री तक जलता है। जाते हैं ना हम लोग हॉस्पिटल, तो डॉक्टर लिखते हैं भाई 50 डिग्री है, 18 डिग्री है, 36 डिग्री है। तो कैसे डिसाइड करते हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बर्न को डिटेल में। ठीक है, जो कि नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बर्न का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, तो बर्न का डिफिनीशन क्या होता है? तो बर्न इज अ टिश्यू डैमेज कॉज बाई हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल फ्रिक्शन और रेडिएशन। बर्न क्या है? बर्न इज अ टिश्यू डैमेज। ठीक है, बर्न से क्या होता है? टिश्यू डैमेज एंड विच इज कॉज बाय आइदर हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल फ्रिक्शन और रेडिएशन। हो गया बर्न का डिफिनीशन। और बर्न होने से क्या होता है? इट लीड्स टू फ्लूइड लॉस। बिल्कुल होता है। देखते हो जब बर्न पेशेंट में क्या हो जाता है, फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड इन्फेक्शन, बिल्कुल सही बात है। अगर स्किन का कुछ लेयर हट गया है तो इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो बर्न में क्या होगा, किसी पेशेंट, बर्न के पेशेंट में क्या होगा? टिश्यू डैमेज होगा विच लीड्स टू फ्लूइड लॉस एंड इन्फेक्शन। क्लियर हो गया बर्न का डेफिनेशन। एंड विच इज कॉज बाय हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल फ्रिक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तो बर्न का डेफिनेशन हो गया। अब देखते हैं व्हाट इज द कॉजेज ऑफ बर्न। ठीक है, बर्न किस किस कारणों से हो सकता है। तो सबसे पहला है व्हाट इज द कॉजेज ऑफ बर्न। ठीक है, तो कॉजेज क्या है बर्न का। और देखिए बर्न को हम लोग क्लासीफाई भी करते हैं कि किस टाइप का बर्न है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज देखेंगे, मान लीजिए हीट से हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल बर्न। ठीक है, अगर रेडिएशन से हुआ है तो क्या बोलेंगे? रेडिएशन बर्न। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉज और हम लोग क्लासिफिकेशन इसको साथ साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज इसका क्या क्लासिफिकेशन होता है हमारा ये बर्न का। तो सबसे पहला है थर्मल बर्न। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू स्काल्ड्स। स्काल्ड्स इज क्रिएटेड बाय हीट, हॉट लिक्विड। ठीक है, तो स्काल्ड की वजह से होगा थर्मल बर्न एंड कॉन्टैक्ट बर्न। ठीक है, किसी भी बर्न, कोई हीट ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा हीट है, ठीक है, जिसके टच में आने से टिश्यू डैमेज हो जाएगा, तो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा वो आएगा थर्मल बर्न में। क्लियर हो गया। उसका नेक्स्ट है केमिकल। केमिकल बर्न क्या होता है? तो एसिड की वजह से हो गया, फिर एल्कलीज की वजह से हो गया, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी वजह से भी टिश्यू डैमेज हो जाता है। तो उसे किस टाइप का बर्न बोलेंगे? ये है केमिकल बर्न। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा तो थर्मल हो गया क्लियर, केमिकल क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल बर्न। आप लोग देखते होंगे कोई पेशेंट आता है जो बिजली की तार को पकड़ लिया तो उससे उसका टिश्यू डैमेज हो गया, बर्न हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल बर्न। और वो किससे होता है? तो करंट से होता है और लाइटनिंग से होता है। ठीक है, लाइटनिंग या फिर करंट से हो सकता है। जो आसमान से लाइटनिंग होती है उसकी वजह से बर्न हो सकता है, और करंट से भी होता है। तो वो किस में आएगा? वो आएगा हमारा इलेक्ट्रिकल बर्न में। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू बर्न, जैसे कि बहुत ज़्यादा सनलाइट जो हमारे ऊपर आता है, तो सनलाइट में क्या होता है? यूवी रेज होते हैं, बहुत सारे एक्स रेज होते हैं। तो उसकी वजह से अगर बर्न हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? रेडिएशन बर्न। ठीक है, फिर आता है फ्रिक्शन बर्न। फ्रिक्शन में क्या आता है? ड्यू टू मैकेनिकल रबिंग। ठीक है, रबिंग वगैरह से, मैकेनिकल रबिंग की वजह से अगर बर्न हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रिक्शन बर्न। क्लियर हो गया बर्न का डेफिनेशन। बर्न का क्या होता है? बर्न इज अ टिश्यू डैमेज विच इज कॉज बाय थर्मल, रेडिएशन, ओके, एंड देन क्या है? केमिकल। उसके बाद क्या है? रेडिएशन, फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, विच लीड्स टू फ्लूइड इम्बैलेंस, मतलब फ्लूइड का कमी हो जाएगा, एंड इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद कॉजेज देख लिए हम लोग, और कॉजेज के बेसिस पे क्लासीफाई भी कर लिए। पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग डिग्री ऑफ बर्न। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।
ओके, तो हम लोग बर्न को क्लासिफाई करते हैं ऑन द डिफरेंट बेसिस, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिस पे हम लोग कॉज के बेसिस पे पढ़ लिए थे व्हाट इज बर्न। तो 5 टाइप का बर्न होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन द बेस्ड ऑन, देखिए हम लोग पढ़ लिया ना बेस्ड ऑन कॉज। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डेप्थ, मतलब हम लोग बर्न को क्लासिफाई करते हैं ऑन द डिफरेंट बेसिस, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिस पे हम लोग कॉज के बेसिस पे पढ़ लिए थे व्हाट इज बर्न। तो 5 टाइप का बर्न होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन द बेस्ड ऑन, देखिए हम लोग पढ़ लिया ना बेस्ड ऑन कॉज। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डेप्थ, मतलब कितने डेप्थ तक टिश्यू डैमेज हुआ है। तो डेप्थ में पहले क्या आता है हमारे स्किन के लेयर में, याद होगा आप लोगों को। सबसे पहले आता है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, ठीक है, फिर सबक्यूटेनियस लेयर, ये सब आते हैं, क्लियर होगा। उसके बाद मसल, ये सब, फिर बोन, टेंडन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज तो हमने देख लिया 5 टाइप्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न एंड फोर्थ डिग्री बर्न। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट, ठीक है। एक्सटेंट मतलब हम लोग देखते हैं परसेंटेज कितना बॉडी बर्न हुआ है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी बर्न एंड द एरिया कवर्ड हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि किस एक्सटेंट का बर्न है, उसमें परसेंटेज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 3 हो गया। और नेक्स्ट लास्ट क्या है, बेस्ड ऑन सीवियरिटी, ठीक है, कि माइजर बर्न है, मॉडरेट बर्न है, मेजर बर्न है, फिर ठीक है। इन तीनों को पता करने के बाद हम लोग ये सब डिसाइड करते हैं कि माइनर है, मेजर है, फिर मॉडरेट है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉज में 5 टाइप्स का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी पर्सन में जो बर्न हुआ है वो फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है। तो सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है, बस देखिए फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या क्या होगा, ठीक है। तो मैंने टेबल बना दिया, डिग्री कौन सा है, उसके बाद कौन से उसमें लेयर इन्वॉल्व होंगे, फिर फीचर्स उसका क्या होगा एंड हीलिंग कितने दिन के अंदर में होगा, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट डिग्री बर्न। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या इन्वॉल्व होगा हमारा स्किन का, एपिडर्मिस, सिर्फ एपिडर्मिस, ठीक है। और क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेगा, मतलब पेशेंट में तो रेडनेस होगा वहाँ पे एंड पेन होगा, ठीक है। पेशेंट को रेडनेस होगा और पेन होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और एपिडर्मिस डैमेज होगा। और ये कितने दिन में हील हो जाता है, तो ये हील होता है इन 3 to 5 डेज। क्लियर हो गया। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ओनली रेडनेस एंड पेन होगा और वो 3 to 5 डेज में हील हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिग्री बर्न। नेक्स्ट हमारा सेकेंड डिग्री बर्न में कैसे करेंगे, तो इसमें थोड़ा और डीप तक जाएगा, जितना नीचे नीचे जाता जाएगा उतना डिग्री ऑफ बर्न बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट डिग्री में क्या होता है एपिडर्मिस, तो सेकंड डिग्री में क्या हो जाएगा एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ डर्मिस, ठीक है, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है डर्मिस। तो सेकंड डिग्री में क्या हो जाएगा एपिडर्मिस एंड डर्मिस इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें फीचर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ब्लिस्टर एंड सीवियर पेन पेशेंट को होगा, क्या होगा ब्लिस्टर एंड सीवियर पेन। और ये कितने दिनों के अंदर हील हो जाएगा, 2 to 3 वीक्स इसको टाइम लगेगा हील होने में। क्लियर होगा। सेकंड डिग्री बर्न, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस इन्वॉल्व, ब्लिस्टर एंड सीवियर पेन एंड इट रिक्वायर्ड 2 to 3 वीक्स टू हील। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री में क्या होगा कि एपिडर्मिस एंड डर्मिस डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा। इसमें क्या था कि सम पार्ट ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व हो रहे थे, बट इसमें 3 डिग्री में क्या होगा कि एपिडर्मिस एंड डर्मिस फुली डिस्ट्रॉय हो गया है। तो किसके अंतर्गत आएगा, थर्ड डिग्री बर्न में। इसमें पेशेंट का क्या होगा, पेनलेस, मतलब पेशेंट को पेन नहीं होगा। क्यों पेन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का नर्व भी डैमेज हो गया है, ठीक है। तो इसलिए पेशेंट को पेन नहीं होगा, पेनलेस बर्न इसको बोलते हैं। पेशेंट को लेथार्जी होगा, ठीक है, एंड स्किन ऑफ कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो थर्ड डिग्री में क्या होता है एपिडर्मिस प्लस डर्मिस पूरा डिस्ट्रॉयड, पेनलेस होगा क्योंकि नर्व भी डैमेज हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ बर्न नर्व इज अफेक्टेड, तो क्या आंसर जाएगा थर्ड डिग्री बर्न। क्लियर हो गया। और इसको हील करने में, मतलब इसको ठीक होने में क्या लगता है, रिक्वायर ग्राफ्टिंग। इसमें हमें ग्राफ्टिंग करना पड़ता है स्किन का, ठीक है, मतलब अलग से कहीं से स्किन को लाकर यहाँ से लगाना पड़ता है। क्लियर हो गया। उसको बोलते हैं टिश्यू ग्राफ्टिंग। तो थर्ड डिग्री बर्न भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ डिग्री बर्न। फोर्थ डिग्री बर्न में आपका मसल इन्वॉल्व हो जाएगा, बोन इन्वॉल्व होगा, टेंडन इन्वॉल्व होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग थर्ड डिग्री बर्न बोलते हैं, ठीक है। पेशेंट में फोर्थ डिग्री बर्न हुआ है और इसमें क्या होते हैं ब्लैक नेक्रोटिक टिश्यू हो जाते हैं, दाग टाइप का ब्लैक एंड नीड्स सर्जिकल एक्सीजन, इसमें सर्जरी का रिक्वायरमेंट होता है इसको ठीक करने के लिए। तो क्लियर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ कितने टाइप्स का बर्न होता है, तो 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला 1 डिग्री में एपिडर्मिस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं रेडनेस एंड पेन, इसमें सिर्फ होता है। उसके बाद क्या होते हैं, इस पर कितने टाइम लगते हैं, 3 to 5 डेज में हील हो जाता है। नेक्स्ट है सेकंड डिग्री में। सेकंड डिग्री में क्या होता है एपिडर्मिस प्लस सम पार्ट ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा ब्लिस्टर होगा, पेशेंट को सीवियर पेन होगा और कितने दिन उसको टाइम लगता है 2 to 3 वीक्स टाइम लगता है। उसके बाद है थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री में क्या होता है कि एपिडर्मिस एंड डर्मिस पूरा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड इसमें नर्व भी अफेक्टेड होता है, इसलिए पेशेंट को पेन नहीं होता है ज़्यादा और लेथार्जी फील होता है, ठीक है। इसको हीलिंग में क्या चाहिए, टिश्यू ग्राफ्टिंग चाहिए। नेक्स्ट हमारा फोर्थ डिग्री बर्न। फोर्थ डिग्री बर्न में क्या होता है कि मसल, बोन, टेंडन ये सब इन्वॉल्व हो गए हैं,
ठीक है। उसके बाद इसमें किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, सर्जरी का रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर हो गया। इसमें ब्लैक नेक्रोटिक टिश्यू देखने को मिलते हैं, सॉरी। तो हो गया ना 4 डिग्री बर्न तक क्लियर। तो अब आप लोग डिसाइड कर लोगे किसी पेशेंट को देखकर किस डिग्री का बर्न हुआ है। बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट कि कैसे हम लोग देखेंगे कि किसी पेशेंट में कितना परसेंटेज बर्न हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्या क्या फ्लूइड देते हैं आपको पता है, RL देते हैं, NS देते हैं, उसको पढ़ेंगे आगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉज, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज पढ़ लिए थे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ पढ़ लिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कितने परसेंट का बर्न होगा वो डिसाइड करने के लिए। तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ रूल ऑफ 9 क्या होता है, रूल ऑफ 9 क्या होता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया कवर्ड है इन बर्न। ठीक है, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए डिफरेंट परसेंटेज दिया गया है, जिसको याद करना है, तभी डिसाइड कर पाएंगे हम लोग कितना परसेंट बर्न हुआ है पेशेंट को। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम लोग हेड का। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, जिसका कुछ बॉडी पार्ट बर्न हुआ होगा। तो अगर इसमें हेड, फेस एंड नेक इन्वॉल्व है तो कितने परसेंट देंगे कि 9% बर्न है सर। क्लियर हो गया। हेड, फेस एंड नेक इन्वॉल्व है तो 9%। अगर ट्रंक क्या होता है, जो हमारा पेट वाला एरिया है उसको ट्रंक बोलते हैं। तो ट्रंक में दो हो जाएगा, एक होगा एंटीरियर साइड जो आगे की साइड है, और एक होगा पोस्टेरियर साइड जो पीछे की साइड है। ठीक है, तो जो आगे की साइड होगा उसके लिए कितना परसेंट दिया गया है, 18%। बिल्कुल। और जो पोस्टेरियर साइड होगा उसके लिए 18% है। तो ट्रंक का टोटल कितना हो गया, 36%। और इधर हेड, फेस और नेक का क्या हो गया, 9%। क्लियर हो गया, 9 एंड 36 हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्ट आता है, नेक्स्ट हमारा नीचे आता है हैंड। ठीक है, तो जो हमारा ईच हैंड के लिए 9% दिया गया, मतलब एक हाथ अगर बर्न हुआ होगा तो 9%, अगर बोथ इन्वॉल्व होगा, बोथ हैंड्स, तो क्या होगा 18%। क्लियर हो गया। तो 9% के लिए एक हाथ और दोनों हैंड अगर इन्वॉल्व है तो क्या हो जाएगा 18%। तो 9% हो गया, 36% हो गया एंड 80% हो गया। देखते रहिएगा। ठीक है, 18% यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 36% हो गया, यहाँ पे 9% हो गया, टोटल मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फिर फीट, मतलब लेग या फीट बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सिंगल इन्वॉल्व है तो 18%। हैंड के लिए क्या है, हैंड के लिए 9% है ईच, और फीट के लिए कितना है 18% ईच। तो टोटल लेग्स के लिए कितने हो जाएंगे 36%। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो देखिए कितना हो गया, 9% हो गया फॉर हेड, फेस एंड ट्रंक। ठीक है, और 36% हो गया हमारा किसके लिए, ट्रंक के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा हैंड के लिए टोटल कितना हो गया 18%। एंड फिर बोथ फीट को मिलाकर कितना हो गया 18 36%। ठीक है, तो ये कितना टोटल हो गया 9 6 15 एंड 8 23 एंड 6 29 का 9 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, 2 3 5, ठीक है, 5 एंड 4 9, तो 99% हो गया। तो आप बोलोगे 1% कहाँ है, तो 1% हमारा जेनाइटल ऑर्गन्स है। अगर जेनाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे तो 1% यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 100% हो गया ना। क्लियर हो गया, क्लियर। कैसे, हेड, फेस, नेक इन्वॉल्व होंगे तो 9%, एंटीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर ट्रंक दोनों इन्वॉल्व होंगे तो 30%, 36%। अगर हैंड इन्वॉल्व होंगे बोथ तो क्या हो जाएगा, ईच के लिए 18% एंड बोथ के लिए कितना है 18%। एक हैंड के लिए 9% और बोथ हैंड के लिए 18%। और अगर फीट इन्वॉल्व है तो ईच फीट के लिए 18 है, तो क्या हो जाएगा बोथ के लिए 36, बच गया 1%। और किसके लिए, जेनाइटल ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, तो ये अगर आपको याद हो गया तो आप डिसाइड कर लोगे ना कि कितने परसेंटेज बर्न है पेशेंट का, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसके मैनेजमेंट के बेसिस पे बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेथ पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट पढ़ लिया। अब देखते हैं इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो मैनेज करने के लिए हम लोग फ्लूइड देते हैं पेशेंट को। कौन सा फ्लूइड देते हैं जो कॉमनली यूज होता है, देखिए डीएनएस हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पेशेंट अगर डायबिटीज़ होगा तो इमरजेंसी केस में डीएनएस यूज़ नहीं कर सकते हैं। एनएस यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसमें सोडियम होता है। अगर बीपी का पेशेंट होगा तो क्या हो जाएगा, उसको हानि करेगा। तो हमारा बेस्ट फ्लूइड क्या है जो कि हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं इमरजेंसी में, तो आरएल आता है। आरएल इज़ द बेस्ट फ्लूइड, इसको क्या बोलते हैं, रिंजर लैक्टेट। ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं आसानी से आरएल को। तो कैसे करेंगे, तो कितना हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना आरएल को करें हम लोग सर्कुलेट पेशेंट की बॉडी में। तो इसको निकालने के लिए पार्कलैंड फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, तो 4 ml इंटू बॉडी वेट इन केजी। ठीक है, 4 ml इंटू बॉडी वेट इन केजी इंटू
टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व, ठीक है। इससे हम लोग पता कर लेंगे टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व। उसके बाद पेशेंट को का वेट देख लेंगे एंड उसके बाद क्या देख लेंगे 4 ml से इसको सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया। अब जो आएगा देखिए, अब इससे जो रिजल्ट आएगा उसका हम लोग जो 50% पार्ट है वो 8 आवर में एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट 50% जो है वो नेक्स्ट 16 आवर में एडमिनिस्टर करेंगे। क्लियर हो गया। तो इस फॉर्मूले से जो भी फ्लूइड का अमाउंट आएगा इन ml, उसमें से जो 50% पार्ट है वो अंडर 8 आवर पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करना है एंड जो नेक्स्ट 50% है वो आफ्टर 8 आवर के बाद करना है, मतलब 16 आवर में। और 24 आवर में इतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पेशेंट का बॉडी वेट एंड टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ईजी बात है। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैसे हम मैनेज करेंगे पेशेंट को, ठीक है। कोई पेशेंट बर्न का आया तो ट्रीटमेंट दे दिए हम लोग, उसको फ्लूइड भी दे दिए, सब चीज़ एक्सेस भी कर लिया। क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे तो देखते हैं, ठीक है। तो कैसे मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव द पेशेंट फ्रॉम सोर्स ऑफ बर्न। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कहीं देख रहे हो कि कोई इंसान जल रहा है तो सबसे पहला काम क्या है कि हम उस इंसान को जो जलने वाला एरिया है वहाँ से रिमूव करें, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, रिमूव द पेशेंट फ्रॉम सोर्स ऑफ बर्न, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या काम होगा कि रिमूव टाइट क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी। अगर टाइट क्लॉथिंग कोई पहने हुए होगा, ठीक, और जल रहा होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें जल्दी इन्वॉल्व होंगे हमारी स्किन के लेयर्स, ठीक है। टाइट क्लॉथिंग या फिर ज्वेलरी उसको रिमूव करना है एंड देन स्टॉप बर्निंग प्रोसेस। फिर क्या करना है, आग को जल्दी से बुझाना है, ठीक है। तो ये सब मैनेजमेंट हो गया। इसमें नेक्स्ट और पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, पहले 3 याद रख लीजिएगा। रिमूव पेशेंट फ्रॉम सोर्स ऑफ बर्न, उसका रिमूव टाइट क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी एंड स्टॉप बर्निंग प्रोसेस। क्लियर हो गया। तो बर्न हम लोग पढ़ लिए, रूल ऑफ 9 एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा, फिर पार्कलैंड फॉर्मूला भी पढ़ लिए। क्लियर हो गया। तो इसको नोट डाउन करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है मैनेजमेंट में। फिर क्लियर हो गया बर्न, ओके। तो इसको नोट डाउन करिए पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ बर्न में आगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए थे कि पेशेंट को सबसे पहले बर्न के एरिया से रिमूव करना है, ठीक है। फिर आग को बुझाना है, ठीक है। फिर ज्वेलरी अगर टाइट क्लॉथिंग है तो उसको रिमूव करना है। नेक्स्ट पॉइंट उसमें आता है इन द मैनेजमेंट ऑफ बर्न में कि क्या करना है, पेशेंट को कवर विथ ड्राई क्लॉथ से कवर करना है एंड स्टाइल ड्रेसिंग, ठीक है। मतलब स्टाइल ड्रेसिंग देना है पेशेंट को, ड्राई क्लॉथ से कवर कर देना है पेशेंट को, ठीक है। मतलब जो सूखा कपड़ा होगा और स्टेराइल क्लॉथ होना चाहिए वो, ठीक है। इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से, उसको कवर करना है। क्लियर हो गया। क्योंकि देखिए अगर आप कोई पेशेंट बर्न है उसको आप कवर कर रहे हो किसी ड्रेस से तो क्या होना चाहिए, वो स्टेराइल होना चाहिए ना। क्योंकि अगर बॉडी लेयर इन्वॉल्व है तो अगर वो मान लीजिए इन्फेक्टेड होगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन और हो जाएगा, पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो क्या करना है, पेशेंट देखना है कि वो कपड़ा साफ होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मेंटेन करेंगे हम लोग पेशेंट का एयर वे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, इसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा इंटरवेंशन है, मेंटेन करना है एयर वे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या देंगे, वुंड केयर। पेशेंट को अगर वुंड होगा, सिंपल सी बात है, तो वुंड केयर में क्या देंगे उसको, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक वगैरह देंगे, अगर इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसका न्यूट्रिशन देंगे, बस। क्लियर हो गया। फ्लूइड देंगे, जो आरएल हम लोग अभी पार्कलैंड फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, यही सब देंगे। क्लियर हो गया। कवर करेंगे, मेंटेन एयर ब्रीदिंग सर्कुलेशन, वुंड केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड न्यूट्रिशन, बस मैनेज कर दिए हम लोग बर्न को। नेक्स्ट देखते हैं तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न। तो क्या होगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न, तो सबसे पहला है कि पेशेंट क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है एंड सेप्सिस हो सकता है। क्या हो सकता है, इन्फेक्शन एंड सेप्सिस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हो सकता है कि अगर बर्न हुआ है पेशेंट में तो फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, फ्लूइड बर्न हो जाएगा तो फ्लूइड का कमी हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ डिफॉर्मिटी हो जाएंगे, अगर मसल, बोन, टेंडन ये सब इन्वॉल्व है, अगर बर्न हो गया तो क्या हो जाएगा, डिफॉर्मिटी हो जाएगा ना। तो ये हो गया कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है रीनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है पेशेंट को, तो क्या हो सकता है, रीनल डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, कि भाई वो सोचने लगेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, कि भाई मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो जल गया, ये सब तो भी पेशेंट को हो सकता है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो गए, इन्फेक्शन एंड सेप्सिस, हाइपोवोलेमिक शॉक, डिफॉर्मिटीज, रीनल डिस्टर्बेंसेस एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। क्लियर हो गया। तो बर्न यहाँ पे फिनिश हो गया है फॉर आवर नर्सिंग पर्सपेक्टिव। तो आप इसको अच्छे से नोट्स में रिवाइज कर लीजिए, नोट्स डाउन कर लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा इसको। फिर हम लोग मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।